आज एक नए सेटअप के साथ शुरू करने वाले हैं, क्योंकि मुझे ये वीडियो ना जल्द से जल्द आप तक पहुंचानी थी, कहीं आईपीओ आपसे मिस ना हो जाए। इसलिए आज मैं पूरी रिसर्च अपनी करके ना जल्दी से जल्दी आपके पास आ गई हूँ। और मुझे पता है कि आप सभी लोगों को ना इस आईपीओ वीडियो का ना बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। मेरी पिछली जितनी भी आईपीओ रिव्यूज़ वीडियो रही है ना, वो आप सब लोग को बहुत पसंद आई हैं, उसके लिए थैंक यू। और इसीलिए बस एक और दमदार, धमाकेदार, शानदार आईपीओ लेकर मैं फिर से आ गई हूँ। तो चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। इस कंपनी की पूरी कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। जानेंगे कि इस आईपीओ में आपके लिए क्या क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानसी और आप देखना शुरू कर चुके हैं फ्रीडम ऐप का मनी हिंदी चैनल, जहां पर एक और आईपीओ से रिलेटेड आज हम पूरी रिसर्च करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कंपनी का नाम है स्टेलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड, जो अपना आईपीओ लेकर आ गई है। तो इसमें हम सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आईपीओ में क्या क्या है, डिटेल्स क्या है आईपीओ के, जो बेसिक डिटेल्स होते हैं। फिर हम समझेंगे कंपनी के बारे में, वो कहाँ पर है, कैसे काम करती है, किस चीज़ में है, क्या सेक्टर रहा है, और उसका स्वॉट एनालिसिस भी समझेंगे, पीयर कंपैरिजन समझेंगे। हम जानेंगे कि उनके फाइनेंशियल्स जो हैं वो कैसी रही हैं, मतलब फाइनेंशियली कैसा परफॉर्म कर रही है कंपनी। और बाकी एंड में आपको पता चलेगा कि क्यों आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और नहीं कर सकते। सारे पॉइंट्स आपको यहीं पे पता चलने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बीच में से स्किप मत कर देना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन मिस हो सकती है, मैं पहले ही बता देती हूँ। और अगर आपको ये पसंद आती है तो वीडियो लाइक जरूर कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करना, क्योंकि आईपीओ जो है वो बस आने ही वाला है। और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मुझे पता है कि आप लोग मेरी वीडियोस को देख लेते हैं, पसंद भी करते हैं, लेकिन लाइक करना और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। इशू साइज से शुरू करते हैं। आईपीओ का जो टोटल इशू साइज है वो 199.45 करोड़ का होने वाला है, जिसमें से 160.73 करोड़ जो है वो फ्रेश इशू होंगे और ऑफर फॉर सेल होंगे इसमें से 43,02,656 शेयर्स। प्राइस बैंड कंपनी ने 85 to 90 रुपीज का रखा है पर शेयर। फेस वैल्यू 10 रुपीज पर इक्विटी शेयर है। लॉट साइज जो है वो 165 शेयर्स का होने वाला है, जहां पर मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होगी इन्वेस्टमेंट की वो 14,850 रुपीज की होगी। आईपीओ ओपन होगा 16 जनवरी 2025 को और बंद होगा 20 जनवरी 2025 को। अलॉटमेंट बेसिस 21 जनवरी को होगा और जो रिफंड्स आएंगे, जो इनिशिएट्स होंगे रिफंड्स, वो 22 जनवरी से शुरू हो जाएंगे। शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में 22 जनवरी को ही आ जाएंगे और लिस्टिंग डेट इसकी जो टेंटेटिव बताई जा रही है वो 23 जनवरी बताई जा रही है। अगर मैं ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी कि जीएमपी की बात करूं तो एज ऑफ जनवरी 14, 2025 ये 15 रुपए पर शेयर पर थे, जहां पर ये चीज़ दिखाती है कि इनका जो लिस्टिंग गेन्स है ना वो पोटेंशियल इनके अंदर काफ़ी अच्छा है। पोटेंशियल लिस्टिंग गेन्स हैं जिनके पास ये अप्रॉक्सीमेटली ना 16% बेस्ड ऑन द अपर प्राइस बैंड पर आ सकते हैं। अब बेसिक आईपीओ डिटेल समझने के बाद ज़रा कंपनी के बारे में जान लेते हैं कि हम इन्वेस्ट किस में करने वाले हैं। तो स्टेलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल लिमिटेड जो कंपनी है वो एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है फ्लोरोकेमिकल इंडस्ट्री में और अपना आईपीओ 16 जनवरी को लेकर आ रही है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। अब इस कंपनी का एक डाइवर्स पोर्टफोलियो है, जो फ्लोरोनेटेड कंपाउंड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इसकी फार्मास्यूटिकल्स और एग्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री के अंदर। यहाँ पे फ्लोरोकेमिकल्स जो होते हैं ना वो एक ऐसे कुछ एटम्स होते हैं जो बेसिक इंडस्ट्रीज में, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो होती है, या फिर जैसे मैंने आपको फार्मास्यूटिकल्स और एग्रोकेमिकल्स बताया, इन इंडस्ट्री में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इन एटम्स की ना यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसकी वजह से ये बहुत हाई डिमांड्स में रहते हैं। फ्लोरोकेमिकल्स की जो खास बात होती है ना वो उनकी ड्यूरेबिलिटी होती है, वो हीट रेजिस्टेंस होते हैं, यानी वो बहुत ज़्यादा हीट भी बर्दाश्त कर लेते हैं। उसके बाद उनकी केमिकल स्टेबिलिटी और लो रिएक्टिविटी होती है उनके पास। अब मैंने आपको कंपनी के बारे में तो बता दिया, आईपीओ डिटेल्स हमने पहले ही समझ लिए थे, लेकिन क्या आपको पता है किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले आपके पास कितने सारे सेगमेंट्स होते हैं जो आपको समझने चाहिए, पता होने चाहिए, प्रॉपर स्टडी होनी चाहिए उनकी। और उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लिए सही प्लेटफॉर्म कौन सा है जहां पर आप आईपीओ के बारे में सीख सकते हैं, और वो क्या है? वो है फ्रीडम ऐप। फ्रीडम ऐप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको एक फुल फ्लेज्ड कोर्स मिल जाएगा आईपीओ से रिलेटेड, जहां पर एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि आप किसी भी आईपीओ में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कब इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, किस टाइम पर आपको ग्रोथ मिल सकती है, सारी चीज़ें A to Z, सारी नॉलेज आपको आईपीओ से रिलेटेड उसी कोर्स में मिल जाएगी। उस कोर्स को अगर आप देख लेंगे ना तो आप बहुत इजीली किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करना सीख सकते हैं। और अब तो डिस्काउंट भी चल रहा है कोर्स पर, न्यू ईयर ऑफर चल रहा है उनका, सिर्फ 399 रुपये में सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे,
क्योंकि वहाँ पर बिजनेस भी है, वहाँ पर फार्मिंग रिलेटेड कोर्सेज भी हैं और पर्सनल फाइनेंस के तो बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो जल्दी से डाउनलोड कर लो ऐप को। डाउनलोड करने का लिंक आपको मेरे चैनल प्रोफाइल और डिस्क्रिप्शन दोनों पर ही मिल जाएगा। इनफैक्ट आपको वहाँ पर सीधा सीधा IPO कोर्स का लिंक भी मिल जाएगा। चलिए अब इस कंपनी का मैं आपको प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बता देती हूँ कि आखिर कंपनी के पास ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनकी वजह से वो एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर में आती है। तो सबसे पहले इनके पास फार्मास्यूटिकल्स इंटरमीडिएट्स हैं, जिसमें फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स फॉर ड्रग सिंथेसिस जो होता है वो इस्तेमाल किया जाता है। हाई प्योरिटी और ग्लोबल कंप्लायंस होता है इनके पास। फिर एग्रोकेमिकल सॉल्यूशन है इस कंपनी के पास, जहाँ पर फ्लोरोकेमिकल्स फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे केमिकल्स, मतलब एग्रोकेमिकल्स है तो एनी हाउ एग्रीकल्चर में और फार्मिंग में इस्तेमाल होगा, तो इनकी केमिकल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना उनमें इस्तेमाल होते हैं। फिर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के लिए भी इनके पास अच्छे खासे प्रोडक्ट्स हैं जो इको फ्रेंडली भी हैं और एनवायरमेंटल रेगुलेशंस के अंडर भी फॉल करते हैं। फिर इनके पास कुछ स्पेशलिटी केमिकल्स भी हैं जो स्टोरेज के लिए, यानी अगर उनकी शेल्फ लाइफ हमको बढ़ानी है तो उसमें जो यूज़ किए जाते हैं वो होता है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, कोटिंग्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, एनर्जी स्टोरेज के लिए भी इनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ये सारी चीज़ें बनती कहाँ है, यानी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ क्या क्या है इनकी, तो वो एक तो इनके आंध्र प्रदेश में है और एक महाराष्ट्र में है। मार्केट प्रेजेंस की अगर बात करूं तो 70% जिनका जो रेवेन्यू है वो डोमेस्टिक मार्केट से ही आता है, यानी भारत से ही आता है, और 30% जो रेवेन्यू है इनका, रेवेन्यू का 30% जो पार्ट है वो इनका ग्लोबली है। एक्सपोर्ट्स के ऊपर ये ज़्यादा डिपेंड करते हैं, 30% जो है वो एक्सपोर्ट्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। और इनकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो हमारे पास यूरोप में होती हैं, नॉर्थ अमेरिका में होती हैं और एशिया पैसिफिक में पाई जाती है। इस कंपनी की अगर मैं एनुअल प्रोडक्शन आपको बताऊं ना तो 25,000 मेट्रिक टन से ज़्यादा है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है अगर देखा जाए तो, क्योंकि अब इनका जो सेक्टर है वही इतना हाई डिमांड में रहता है, काफ़ी ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है। तो एनी हाउ इनकी प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा अगर हो रही है तो इसका मतलब ये है कि इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड भी है, सेक्टर की डिमांड भी है और फ्यूचर में भी इनकी अच्छी खासी डिमांड हो सकती है। अच्छा, मैंने अभी आपको इनका IPO साइज पूरा बता दिया था कि कैसे कैसे होने वाला है, तो उसमें जो फ्रेश इशू है ना, उस फ्रेश इशू में से 100 करोड़ तो ये अपने वर्किंग कैपिटल में इस्तेमाल करने वाले हैं। फिर 40 करोड़ ये अपने केपेक्स में यूज करेंगे और 20 करोड़ जो है, लगभग 20 करोड़ जो होगा ये अपनी बाकी जनरल कॉर्पोरेट जो भी काम होते हैं उसमें इस्तेमाल होगा। चलिए अब बारी आ गई है फाइनेंशियल्स की। फाइनेंशियल्स एक बहुत ही अच्छा सेगमेंट होता है किसी भी IPO वीडियो में, स्पेशली अगर हम उसका इतना अच्छा एनालिसिस करके आपको बताते हैं तो फाइनेंशियल्स को अगर आप देखेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं, क्योंकि आप इससे ना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी अभी कैसी है, पास्ट में कैसी रही, और हम इसके फ्यूचरिस्ट गोल्स जो होते हैं ना, ग्रोथ जो होती है उसको भी एनालाइज कर सकते हैं। तो चलिए अब फाइनेंशियल समझ लेते हैं। फाइनेंशियल की टर्म में अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो कंपनी ने FY 2020 और 21 में 200 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं FY 21-22 में ये 240 करोड़ पर पहुंचे, FY 22-23 में ये 300 करोड़ पर पहुंच गए और FY 23-24 में ये 360 करोड़ पर पहुंच गए। फिर पैट अगर देखें तो इनका 10 करोड़ का प्रॉफिट रहा था FY 2020 और 2021 में, फिर 14 करोड़ हुआ 21-22 में, फिर 18 करोड़ पर पहुंचे ये लोग 22-23 में, फिर 23-24 में ये 22 करोड़ पर पहुंच गए। नेटवर्थ देख लेते हैं। अब नेटवर्थ इनकी FY 2021 में 100 करोड़ की रही थी, फिर FY 21-22 में ये 115 करोड़ पर पहुंचे, FY 22-23 में ये 135 करोड़ पर पहुंचे और FY 23-24 में ये 160 करोड़ पर पहुंच गए। तो यानी ग्रोथ तो हो रही है कंपनी में। अब मैं आपको नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर बताऊं तो वो FY 2020-21 में 5% पर था, फिर FY 21-22 में वो 5.83% पर हुआ, फिर FY 22-23 में वो 6% पर हुआ और FY 23-24 में वो 6.11% पर रहा। अब EPS देखें अगर तो FY 23-24 में EPS इनका 2.54 रुपीज़ का था। प्राइस टू अर्निंग रेशियो की अगर मैं बात करूं तो वो अप्रॉक्स 35.43 पर रही एट द अपर प्राइस बैंड। वहीं रिटर्न ऑन नेट वर्थ वैल्यू अगर हम देखें इसका तो वो 12.54% था FY 23-24 में। डेट टू इक्विटी रेशियो बता दूं तो वो काफ़ी ज़रूरी होती है किसी भी कंपनी को जज करने के लिए कि कंपनी आखिर कितना पैसा कर्ज में दे रही है, कंपनी के पास कितना कर्ज रहा है इन कंपैरिजन टू द इक्विटी दे आर अर्निंग। तो वो इनका कम हो गया, पहले FY 2021 में वो इनका 1.2 था, अब वो कम होकर FY 23-24 में 0.8 पर आ गया है। तो यहाँ हमें दिखा कि कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो भी अब बेटर हुआ है, यानी कंपनी ने कर्ज जो
भी उनके पास था वो भी कम हुआ है। चलिए, अब कंपनी के फाइनेंशियल्स तो हो गए, अब हम जरा ये देख लेते हैं कि कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले कहाँ स्टैंड करती है, क्योंकि कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा हर सेक्टर में बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हमें कंपटीशन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो चलिए वो जान लेते हैं कि कंपनी का कॉम्पिटिटिव यानी पीयर कंपैरिजन कैसा रहा है। इसके बाद हम स्वॉट एनालिसिस की बात करेंगे, तो बने रहना वीडियो में, और एंड में आपको पता चलेगा कि क्यों आपको कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए और क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। पॉजिटिव नेगेटिव सारी बातें करेंगे। तो कंपनी के अगर पीयर्स में देखो ना, तो उसमें स्टेलियन के साथ साथ हमारे पास गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड आता है, नेविन फ्लोराइन इंटरनेशनल आती है और SRF लिमिटेड आती है। रेवेन्यू मैंने आपको स्टेलियन का बता दिया 360 करोड़ का था। वहीं अगर मैं गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड के और रेवेन्यू देखूं तो वो 5000 करोड़ पर रहे हैं। नवीन फ्लोराइन इंटरनेशनल देखें तो 1600 करोड़ था उनका, और SRF लिमिटेड देखें तो 3500 करोड़ पर है। मार्केट शेयर स्टेलियन का मैंने आपको बताया अप्रॉक्स 10% का है, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स के पास 35% का अप्रॉक्स है, और नवीन फ्लोराइन इंटरनेशनल के पास 15%, SRF के पास है 25%। फोकस एरिया स्टेलाइन का तो हमें पता चल गया है, फार्मास्यूटिकल्स और एग्रोकेमिकल्स में रहता है। वहीं गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स की अगर बात करें तो रेफ्रिजरेंट्स एंड स्पेशलिटी केमिकल्स में उनका फोकस एरिया ज़्यादा है। नवीन फ्लोराइन इंटरनेशनल देखें तो स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर हैं वो लोग, और SRF का देखें अगर तो इंडस्ट्रियल केमिकल और रेफ्रिजरेंट्स के अंदर हैं। पीयर्स और कंपटीशन को जानने के बाद अब हमारे पास बारी आ चुकी है स्वॉट एनालिसिस की, यानी इस कंपनी की स्ट्रेंथ्स क्या क्या है, वीकनेसेस क्या क्या हैं, उनके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं और खतरा थ्रेट्स किस किस चीज से हो सकता है। तो चलिए वो जान लेते हैं। स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं तो कंपनी के पास एक डाइवर्स पोर्टफोलियो अच्छा है, मतलब उनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है ना वो काफ़ी अच्छा माना जाता है, जो उनके लिए एक स्ट्रेंथ साबित होता है, क्योंकि एक ऐसी इंडस्ट्री से हैं जहां पर ऑलरेडी बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है, काफ़ी अच्छी डिमांड है इनके प्रोडक्ट्स की, तो कहीं ना कहीं वो इनके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट आ ही जाता है कि इनका प्रोडक्ट्स जो हैं वो इनके लिए अच्छे हैं। फिर इनके पास एक स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक प्रेजेंस है, इनकी 70% जो मैंने आपको बताया इनके रेवेन्यू का शेयर जो है वो डोमेस्टिकली ही आता है, तो वो भी एक अच्छा पॉइंट है इनके लिए। इस कंपनी की R&D कैपेबिलिटीज़ जो है ना वो भी बहुत अच्छी मानी जाती हैं। बोला जाता है कि इस कंपनी में अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को लेकर या ग्रोथ फैक्टर को लेकर देखते हैं, या फिर इनके एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज़ को हम समझे जो कि काफ़ी ग्रोइंग है, क्योंकि 30% इनका एक्सपोर्ट जो है रेवेन्यू शेयर जो है वो एक्सपोर्ट से ही आता है, तो इनके पास और भी ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ हैं अपने एक्सपोर्ट सेक्टर में भी, एक्सपोर्ट करने के पार्ट पे भी, तो वो इनका R&D सारी चीज़ें वो सब कुछ दिखाता है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इस कंपनी के लिए। वीकनेस की बात करें तो वीकनेस में हमने जैसे कि अभी इनके कंपटीशन के बारे में समझा, जो काफ़ी अच्छे रेवेन्यू शेयर पर भी हैं, मार्केट शेयर पर भी हैं इनके कंपैरेटिवली, तो वो इनके लिए थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट आ जाता है। और एक इस कंपनी में ना एक्सपेंडिचर जो होता है ना उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है, यानी हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो इस कंपनी की वीकनेस में ही हम काउंट कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले है कि जो इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट्स है ना उसका डिमांड इन कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अब भारत देश या फिर ग्लोबली हम बात कर सकते हैं वो ना इको फ्रेंडली की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, ग्रीन एनर्जी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, तो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो उसके अंडर भी फॉल करते हैं, तो वो इनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है फॉर फ्यूचर ग्रोथ। थ्रेट्स अगर देखें, रिस्क देखें, खतरा देखें, तो वो तो पहली चीज़ इनको इनके कॉम्पिटिटर्स से है ही है। नो डाउट कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो एक अलग लेवल पर, अच्छे लेवल पर स्टैंड करते हैं इनके कंपैरिजन में। और दूसरा थ्रेट हम समझ सकते हैं इसमें कि अगर कोई भी रेगुलेटरीज या फिर रिस्क अगर आ जाते हैं ना इस सेक्टर में या फिर इस इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो वो कहीं ना कहीं इनके लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो चलिए अब वो वाला पार्ट आ गया है जहां पर हम ये समझेंगे कि इस कंपनी में हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले अच्छी चीज़ों से शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि क्यों आप इस कंपनी को कंसिडर कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। तो सबसे पहले तो हमने फाइनेंशियल्स में ही समझा था कि इनकी फाइनेंशियल ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कंसिस्टेंटली बढ़ रही है, यानी कंपनी के अंदर फ्यूचर ग्रोथ देने का पोटेंशियल तो है। दूसरा, इनके पास एक स्ट्रेटेजिक फोकस है इनका हाई डिमांड इंडस्ट्रीज के ऊपर, और इनका GMP जो है वो भी एक पॉजिटिव सेगमेंट दिखाता है, एक पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखाता है टुवर्ड्स द ग्रोथ। और फिर अगर आपके मन में अब ये सवाल आता है कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता या करना चाहती, तो क्यों, वो भी जान लेते हैं। पोटेंशियल रिस्क क्या क्या है इस कंपनी के, तो सबसे पहले तो ये कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और कंपटीशन ज़्यादा तो है ही खैर, बट जो इनके पीयर्स हैं वो काफ़ी लार्ज एक्सटेंट पर इनके मुकाबले स्टैंड करते हैं, एक पॉजिटिव साइड में ज़्यादा स्टैंड करते हैं। इनके रेवेन्यू में और उनके रेवेन्यू में मार्केट शेयर में काफ़ी डिफरेंस है। और दूसरी चीज़ ये मुझे लगती है कि इस कंपनी का जो रेगुलेटरी कंप्लायंस है ना उसके ऊपर ये ज़्यादा डिपेंड करते हैं, जो कि एक रिस्क फैक्टर हो सकता है फॉर फ्यूचर, कि अगर रेगुलेशंस में या फिर कोई भी गवर्नमेंट चीज़ों में कोई भी चेंज आता है तो वो इनके लिए कहीं ना कहीं बुरा इम्पैक्ट डाल सकता है, तो ये एक रिस्क फैक्टर तो बनता ही बनता है इनके लिए। तो अब हमने स्वॉट भी समझ लिया, पीयर्स भी समझ लिया, हमने ये भी जान लिया कि
क्यों एक कंपैरेटिव हम एनालिसिस दे सकते हैं कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब आपके ऊपर है कि आप अपनी खुद की रिसर्च एंड एनालिसिस करने के बाद में क्या डिसाइड करते हैं। क्या आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि बाकी लोगों को भी पता चल जाए कि आखिर कौन कौन है जो इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने सभी इन्वेस्टर दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। चलिए, अब सारी जानकारी आपको मिल गई है ना, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको इस वीडियो के बारे में क्या लगता है। मैं मानसी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।